चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा कॉपी और पेन निकाल के सबसे पहले तो बहुत ही बड़े ढंग से तैयार होकर बैठ जाओ, क्योंकि आज की हमारी जो चर्चा होने वाली है भाई साहब बहुत जबरदस्त चर्चा होने वाली है। और आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर है प्रिज्म का लेक्चर नंबर 2। बेटा जब मैंने प्रिज्म शुरू किया था पिछले वाली वीडियो में, मैंने तभी आप लोगों को बता दिया था कि अगर जेईई एडवांस के हिसाब से मैं प्रिज्म कवर करना चाहूं तो वो एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम भी 2 या तो 3 लेक्चर प्रिज्म के बनने ही चाहिए, तभी हम प्रिज्म को जेईई एडवांस लेवल तक हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा उसी क्रम में आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, और इसके अलावा एक लेक्चर में और बनाऊंगा प्रिज्म का, जिसमें मैं आपको डिस्पर्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, तब जाकर हमारा प्रिज्म जेईई एडवांस लेवल तक का एकदम कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, पिछले वाली वीडियो में प्रिज्म की बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आप लोगों के साथ करी थी कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जाता है, बताया था कि नहीं बताया था, ग्रेजिंग इमरजेंस तुमको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको उसके ऊपर कराए थे। अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही हुआ है, जाओ और जाकर देखकर आ जाओ भाई साहब, मजा आएगा तुम्हें जानदार एकदम, है ना। सुनो, फिर भी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले ना, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि तुम लोग कनेक्ट कर पाओ इसके साथ, ये ना लगे कि यार ये पता नहीं क्या करवा रहा है ना। आ जाओ, देखो सुनो जरा ध्यान से देखो। तो बोला था कि बेटा प्रिज्म ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है, और असल मायने में तो प्रिज्म एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रिज्म एक सोच है भाई साहब। क्या है प्रिज्म? एक सोच है, पिछले वाली वीडियो में बताया था ना। देखो सुनो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये मान लीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, तो इसका मतलब कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन होने वाला है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन होने वाला है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मैंने बोला कि मान लो ये हो गया सरफेस के ऊपर नॉर्मल, है ना, ये हो गया सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो अगर इंसिडेंट रे बेटा कुछ इस प्रकार से आती है तो आपको पता है कि रे को जाना तो है सीधा, परंतु रे थोड़ा सा घूम जाती है ना। क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हल्का सा तो घूम ही जाएगी ना यार, है ना। और मैंने बोला कि मान लो यह है कुछ एंगल R1, है ना, और जितना घूमती है ना ये, इसको बोला गया था डेल्टा 1, याद कर ले, है ना। देखो सुनो, और जब इस वाले सरफेस पर जब जाकर रे टकराई तो फिर से थोड़ा सा घूम गई, है ना, ये होती है इमरजेंट रे, और ये एंगल क्या कहलाया था? एंगल ई कहलाया था, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये सारी बातें पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, है ना। देखो सुनो, और इस रे को जब पीछे बढ़ा दिया जाता था ये डेल्टा 2 कहलाता था, है ना। डेल्टा 2 असल में आगे बनता था, बताया था सारी चीजें, फिर इसको पीछे बढ़ा के डेल्टा 2 था। बोलो था कि नहीं था यार। और इस वाले एंगल को मैंने क्या बोला था? इस वाले एंगल को मैंने R2 बोला था। तो ये बात मैं पिछली वीडियो में प्रूव कर चुका हूं बेटा कि जो डेल्टा नेट होता है ना, नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? I + E - A इतना होता है। हाँ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और बात जो मैंने बताई थी पिछली वाली वीडियो में कि एंगल A इज इक्वल टू दिस R1 + R2, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और इस वाले सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, इन दोनों का जो सम है वो एंगल A के बराबर होता है। ये बात ही पुरानी वीडियो में दोनों में बता चुका हूं, है ना। बोल बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं यार? अच्छे अच्छे सवाल कराए थे, है ना। तुमको बताया भी था कि कभी कभी रे यहाँ पर फंस भी जाती है, जब ये रे यहाँ पर फंस जाती है तो इसी को TIR बोला जाता है, बता दिया था यार, है ना। चलो आ जाओ, अब वहीं से मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। सवाल सुनना जरा, सवाल बहुत जानदार है, तुम बोलोगे सर मजा आ गया सर एकदम, है ना। देख ध्यान से देख, मैं बोला बेटा कि मान ले ये प्रिज्म है, ओके। मैं क्या बोला? मैं बोला कि मान लो ये एक प्रिज्म है। बच्चा बोला ठीक है सर। मैंने बोला बेटा मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। बच्चा बोला ठीक है सर, मान गया, है ना। मैंने बोला कि मान ले बेटा प्रिज्म का जो एंगल क्या बोलते हैं, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दिया गया है √2। बच्चा बोला ठीक है ना। मैंने बोला कि बेटा मान ले एयर में रखा है। बोला ठीक है सर, ये भी मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्या बोला गया, देखो जरा ध्यान से देखो। तो इस सरफेस के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो नॉर्मल कहीं तो यहां बैठेगा, है ना, कहीं तो नॉर्मल यहां बैठेगा। बोला ठीक है, ठीक है। मैंने बोला कि मान ले कोई भी इंसिडेंट रे, मुझे नहीं पता कितने एंगल पर आई है, ये एंगल आई मुझे पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। क्या बोला गया? सवाल सुनना जरा ध्यान से। सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, क्या बोला गया? फाइंड आउट द एंगल ए, फाइंड आउट द एंगल ए। बहुत बड़े ढंग से सुनना, इसका जो ऐसे एक और सवाल कराऊंगा तो तुमसे कराऊंगा, होमवर्क में देके जाऊंगा इस सवाल को, है ना। सुन जरा ध्यान से। बोला गया कि फाइंड आउट द एंगल ए सच दैट every incident ray, such that every
इंसिडेंट रे, एवरी इंसिडेंट रे मतलब किसी भी एंगल पर, एट एनी इंसिडेंट एंगल, एट एनी इंसिडेंट एंगल, ओके, एट एनी इंसिडेंट एंगल emerges out of the prism, emerges out of the prism, ठीक है। ये सवाल तुमको बताना है, ठीक है। क्या बोला गया, इस तरह से क्वेश्चन बोला गया कि इस एंगल ए की वो वैल्यू बताएं, इस एंगल ए की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए भाई साहब किसी भी एंगल पर आप ये रे डाल दो, किसी भी एंगल पर ये इंसिडेंट रे डाल दो, भाई साहब वो प्रिज्म के बाहर आ जाए, अंदर ना अटके। बोल सवाल समझ आया है? मैं तो कहता हूं जरा 1 मिनट के लिए ना वीडियो को पॉज करके और सोचो कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सोचो एक बार, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और इसके लिए से एक और सवाल तुमसे करवाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से सोचना है, चलो सोचो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीब, सोचो सोचो, देखो क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, सोचा तुमने? देखो सुनो, मैं प्रोसीड कराता हूं, सुनो जरा ध्यान से देखो। तो क्या बोला गया कि एवरी रे इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। क्या बोला गया है, एवरी रे इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म, मतलब कि कोई भी रे जो है ना वो प्रिज्म के अंदर ना फंसे, ठीक है, बाहर निकल जाए। अब सोच के देख, फंसेगी क्यों भाई? फंसने का एक रीजन हो सकता है और उस रीजन को कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे फंसती कब है? जब रे रेयर से डेंसर में जाती है तब नहीं फंसती। रे कब फंसती है? जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो, मतलब कि जब प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी ना तब फंसने का कोई चांस नहीं है, पर जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो हो सकता है कि फंस जाए। पर कब फंस जाए? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो रे अंदर फंस जाएगी, जब रे प्रिज्म से बाहर निकल रही होगी। बोल मेरी बात समझ आई है ना? तो लगे हाथ, मैं पहले क्या निकाल लेता हूं, पहले क्रिटिकल एंगल ही निकाल लेता हूं, है ना। सुनो, तुमको बता रखा है मैंने कि साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू NC बाय NB। NC मतलब छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, NB मतलब बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर का है, वो तो 1 है ना, और NB बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का √2। तो किस एंगल पर 1/√2 वैल्यू होती है भाई साहब? कितना आ गया क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल आ गया भाई साहब 45 डिग्री। मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री से ज्यादा हो गया, थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो रे अंदर फंस जाएगी, और नहीं तो बाहर निकल जाएगी। मेरे को तो सारी बार निकालनी है, अरे मेरे को तो सारी बार निकालनी है। मैंने कहा देख, सुन ध्यान से देख, अब इंसिडेंट रे तो भाई साहब किसी भी एंगल पर आ सकती है, 0 डिग्री पर भी आ सकती है, किसी एंगल पर भी आ सकती है, 90 डिग्री पर भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। देख ध्यान से देख, मैं कुछ रे तेरे को बना के दिखाता हूं। मैंने बोला मान ले कि एक रे ना भाई साहब सीधा गिरती है, ऐसे ऐसे गिरी, और भाई साहब एक रे तो ये रही, है ना। इसको मैंने बोला रे नंबर 1। क्या बोला? रे नंबर 1। ऐसे ही मान लो ये रे नंबर 2 है, कुछ भी है ना, ऐसे जाएगी और थोड़ा सा कुछ मुड़ेगी और मुड़ने के बाद यहां पर आकर ऐसे स्ट्राइक कर जाएगी, है ना। ऐसे बहुत सारी और भी रे हो सकती थी, है ना। मैं बोला चल एक रे ये और मान लेते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलरली जो आकर स्ट्राइक करे, है ना। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इस पहली वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, याद रखना भाई साहब, नॉर्मल के साथ आकर गिरी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। और इस वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, है ना। रे आएगी और ऐसे साला खुबैच ये आकर गिरी इसके ऊपर, है ना। ध्यान से देखो, तो अब भाई साहब अगर TIR होना है तो होना तो इसी सरफेस के ऊपर है, मतलब रे को अगर फंसना है तो यहीं फंस सकती है, यहां तो फंसने का कोई चांस नहीं था, है ना। मैंने कहा चल अब भाई रे का या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा, तो होगा तो इसी सरफेस पर ना, तो पहले नॉर्मल तो बना ले। तो मैंने नॉर्मल बनाई, ठीक है, मैंने नॉर्मल बनाई। मैंने कहा देख सुन, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ना कुछ तो ऐसी बैठेगी, है ना, कुछ तो ऐसी बैठेगी। देखिए ये नॉर्मल, नॉर्मल जैसी लग रही है, 90 डिग्री का एंगल जैसा लगना चाहिए, ठीक है। देखो सुनो, लो भाई, मैंने बोला चल ठीक है, ओके, और लो भैया ये रहा, है ना, और लो भैया ये रहा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तू ध्यान से देख, तो ये एंगल हो गया θ1, कुछ भी θ1 बोल दिया मैंने, इसे टेंशन मतलब बिल्कुल भी, है ना। रे 1 के लिए था ना तो θ1 बोल दिया। सुन, इसको बोल दिया θ2, इसको बोल दिया θ3। तो ध्यान से देख, θ1 सबसे बड़ा एंगल है और θ3 सबसे छोटा है, हाँ कि ना यार? सोच के देख, तो सबसे बड़ा इंसिडेंट एंगल कौन सी रे बना रही है? रे 1, है ना।
इंसिडेंट एंगल देख इस सरफेस पर थीटा वन है ना, तो भाई साहब रे वन क्या साला खुबा चाके यहां पर गिरी, तो जो ये जो रे वन है ये सबसे बड़ा इंसिडेंट एंगल बना रही। मैंने कहा ठीक, अच्छा, तो रे वन जो है वो सबसे बड़ा इंसिडेंट एंगल बना रही है, पर जो सबसे बड़ा इंसिडेंट एंगल है अगर वो भी क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया तो क्या बाकी सारे एंगल अपने आप छोटे हो जाएंगे? बोला हाँ सर, बात तो समझ आई। इसका मतलब क्या, अगर ये रे वन अगर पार निकल जाए प्रिज्म से तो क्या बाकी सारी अपने आप पार निकल जाएंगी? बोला हाँ सर, ये बात तो समझ आती है। तो बेसिकली बेटा तू फोकस कर सिर्फ रे वन के ऊपर, इसके ऊपर फोकस करेगा सिर्फ रे वन के ऊपर, क्योंकि अगर रे वन बाहर निकल गई तो बाकी सारी तो अपने आप बाहर निकल जाएंगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। बच्चा बोला ठीक है सर, तो मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे सिर्फ रे वन को बाहर निकालना है। मुझे क्या करना है, सिर्फ रे वन को बाहर निकालना है। तो रे वन को बाहर निकलने के लिए भाई साहब ये थीटा वन है ना, इसको क्रिटिकल एंगल से कम होना पड़ेगा, तब तो ये बाहर निकल जाएगी, और ये बाहर निकल गई तो बाकी सब भी अपने आप बाहर निकल जाएगी, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। भाई साहब बोल बात समझ आइए कि नहीं आई? बोला हाँ सर ठीक है, थीटा वन को है ना क्रिटिकल एंगल से छोटा होना पड़ेगा। अब ध्यान से तो थीटा वन थोड़ी पता है, तो थीटा वन पता लगाते। सुनो देख सुन, रे वन के लिए इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी है? 0, है ना? बोल यार, रे वन के लिए इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है? 0। यार नहीं आया, मैं क्या बोला? अरे n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, है ना? तो बोल n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो अगर sin i 0 है, r तो अपने आप 0 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस जगह पर कितना है? 0 है। इस जगह पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो R1 होता है। क्या होता है? R1 होता है। यार हाँ ना बोले यार, कितना होता है? R1 होता है। और इस जगह पर जो इंसिडेंट एंगल होता है वो R2 होता है। R2 की जगह पे यहाँ पर क्या है? थीटा 2। क्या है? थीटा, बेसिकली थीटा 1 है ना। R1 प्लस थीटा 1 शुड बी इक्वल टू A। बोल मेरी बात समझ रही है कि नहीं आई? है ना? देख सुन, तो R1 प्लस थीटा 1 शुड बी इक्वल टू A, पर R1 तो कितना है? R1 तो भाई साहब 0 है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 इस रे के लिए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, है ना यार। जो रे सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली हिट करती है तो वो तो अनडेविएटेड गुजर जाती है ना, तो उसके लिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 0 होगा ना, है ना? ध्यान से देख, तो मैंने क्या मिला? मेरे को मिला थीटा 1 इज इक्वल टू A, है ना? ध्यान से देख, दो इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। थीटा 1 इज लेस देन थीटा C, थीटा 1 इज इक्वल टू A, दैट मींस कि A शुड बी लेस देन थीटा C, है ना? मतलब कि A शुड बी लेस देन 45 डिग्री। आंसर है ना? क्या बोला था कि A की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए भाई साहब सारी की सारी रेस प्रिज्म से बाहर निकल जाए, इमर्ज आउट कर जाए। तो अगर A की वैल्यू 45 डिग्री से कम रहेगी तब तो सारी रे इमर्ज आउट कर जाएगी, और नहीं तो इमर्ज आउट करने वाली नहीं है। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले, क्योंकि एक और सवाल तेरे को देके जा रहा हूं मैं। अब देख क्या बोला मैं, दूसरा सवाल, है ना? और अगर समझ आए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि सर देखो हमने सॉल्व कर दिया सर, है ना? देख सुन मेरी बात सुन, क्या सवाल बोला मैं सवाल बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A फॉर विच no ray emerges out, for which the no ray emerges out of the prism, क्या बोला कि इस A की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए कोई रे बाहर ही ना निकले, अब तू सोच के देख, सबसे आसानी से कौन सी रे बाहर निकल सकती है? देख सबसे आसानी से कौन सी बाहर निकल सकती है? थीटा 3 बाहर निकल सकती है। तो अगर तू थीटा 3 को भी बाहर ना निकलने दे तो क्या बाकी तो अपने आप नहीं निकल पाएंगी? यार है ना? तो बोल भाई साहब सबसे आसानी से कौन बाहर निकल सकती है? ये वाली रे, थीटा 3 वाली रे बाहर निकल सकती है। तो तू इसको भी अगर रोक दे तो बाकी सब तो अपने आप रुक जाएगी। तो अब तुझे भाई साहब इस वाली रे पर फोकस करना पड़ेगा, है ना? तुझे थर्ड रे पर फोकस करना पड़ेगा। तो भाई साहब इसे भी अंदर रोक दियो तो बाकी सारी रे तो अपने आप अंदर रुक जाएंगी। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगाओगे ना तो तुम्हें R1 की वैल्यू पता चल जाएगी, और R1 की वैल्यू पता चल गई तो भाई साहब थीटा 3 की वैल्यू पता चल जाएगी, और थीटा 3 की वैल्यू पता चल गई तो A तो आ ही जाएगा। बोल कर लेगा कि नहीं कर लेगा? है ना? नीचे कमेंट करके मुझे बताना, और अगर गलती से तुमसे सॉल्व ना हो पाए ना तो भी नीचे कमेंट कर देना कि सर हमसे वो क्वेश्चन जो था ना, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, है ना? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 वो सर सॉल्व नहीं हुआ सर, है ना? आप करा दो सर, फिर मैं उसका आंसर तुमको पोस्ट करके बता दूंगा।
है ना, या तो नीचे कमेंट में आके मैं खुद सॉल्व करके बता दूंगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, पर ट्राई जरूर करना यार, हो जाएगा, तुमसे कोई परेशानी नहीं है। आंसर बताऊं? आंसर नहीं बता रहा, तुम कमेंट करके बताना यार, ठीक है। जो कमेंट करके सही आंसर बताएगा ना, उसके आंसर को मैं ऊपर पिन कर दूंगा कमेंट में कि देखो भाई इस बच्चे का आंसर एकदम सही है, ऐसा होना चाहिए आंसर, है ना। चलो इसका मस्त एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा सुनो, अब चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब डिस्कशन को ले चलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की तरफ, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होता है प्रिज्म में जिसे कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और साथ साथ में इसके हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म फार्मूला, ठीक है। चलो आ जाओ सुनो, देखो तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंड प्रिज्म फार्मूला, ओके, एंड प्रिज्म फार्मूला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो अपने को अच्छे से सीखना है इसे, है ना। बिल्कुल शर्माना नहीं भाई साहब, एकदम घबराना नहीं, नीचे कमेंट करके बताना है, नहीं आए तो 1% शर्माना नहीं भाई साहब, मास्टर तुम्हारा अपना है भाई साहब, घर का एकदम मास्टर तुम्हारा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल एकदम। सुन देख ध्यान से देख, मैं क्या बोला, मैं बोला कि मान लो वही प्रिज्म वाली कहानी, बिल्कुल एकदम ना पुरानी कहानी, वही भाई कैसा डायग्राम बनता है, मैंने बोला भैया ये अपना एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना। मान लो कुछ भी प्रिज्म का कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा, म्यू एस बोल देते हैं उसे, या म्यू पी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? म्यू पी या एन पी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ना, एन पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और बाहर बोल दिया एन एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। होगा क्या कि भाई जो भी रे ऐसे इसके ऊपर आकर स्ट्राइक करेगी प्रिज्म के ऊपर, है ना, ऐसे किसी भी इंसिडेंट एंगल आई पर, तो थोड़ा सा घूम जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से, है ना। इसको डेल्टा 1 बोला गया था, याद करो, है ना। ये R1 था, फिर जाकर इस सरफेस पर स्ट्राइक करती थी, इसे हम R2 कहते थे, और रे यहां से बाहर निकल जाती थी, इसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहा गया था। और क्या था कि जो डेल्टा आता था वो आता था I प्लस E माइनस A, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आता था A। यही दो इक्वेशन थी जो इंपॉर्टेंस रखती थी जब पुरानी प्रिज्म की चर्चा तुम्हारे साथ करी थी। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि मुझे इस डेल्टा को बेसिकली डेल्टा मिनिमम करना है। क्या करना है? मिनिमम करना है, बिल्कुल एकदम, है ना। सुन मेरी बात सुन, देख बहुत अच्छा लगेगा, तू बोलेगा सर यार मजा आया सर एकदम, है ना। सुनो किताबों में ये डायरेक्ट लिखा रहता है, पर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं तुम्हें, सुनना जरा मेरी बात, ध्यान सुनना। देख सुन मेरे पास बेटा, देख डेल्टा के नाम पर क्या है, मेरे पास डेल्टा के नाम पर है क्या क्या क्या, मेरे पास है I प्लस E और माइनस A, ठीक है। मैं क्या बोला, सुन तुझे क्या बोला, मैं बोला कि जो I प्लस E है ना, इसमें से माइनस कर दे √2IE, बच्चा बोला ठीक, और जोड़ दे 2√IE। कोई फर्क तो नहीं पड़ा भाई, प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म को मार देगी, और माइनस A तो तेरे पास रखा ही हुआ है। बच्चा बोला ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ आया अब तक। अब मेरी बात सुन जरा ध्यान से देख, बहुत अच्छा लगेगा तुझे, तो बोलेगा सर मजा आया सर एकदम, है ना। देख ध्यान से देख, तो इस वाली टर्म को देख मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली टर्म को देख मैं कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देख सुन, डेल्टा इज इक्वल टू, ये यहां लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू, देख सुन, √I प्लस √E का होल स्क्वायर, बोल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, है ना। √I माइनस √E का होल स्क्वायर, बोल लिख सकता हूं कि लिख सकता। √I का स्क्वायर क्या हो जाएगा I, √E का स्क्वायर क्या हो जाएगा E, तो I प्लस E और माइनस 2 √IE, दे यही टर्म बनेगी ना, बोल पक्की बात एकदम। और बाकी बची हुई टर्म मैं वहां पर लिख देता हूं, क्या है, प्लस 2 √IE और माइनस का A। बच्चा बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब तो सोच के देख, अगर इस डेल्टा को मिनिमम होना है, बिल्कुल कम से कम वैल्यू होनी है, तो सामने जो टर्म है उनमें से कोई ना कोई मिनिमम होना चाहिए, है ना, कम हो जाना चाहिए कोई ना कोई टर्म। अरे बहाना बोल यार, बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो ध्यान से देख, तो ये दोनों बिल्कुल पॉजिटिव क्वांटिटी, इनका मैं कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, पर अगर मिनिमम होना है तो तू सोच के देख, क्या इस ब्रैकेट वाली टर्म को अपन जीरो कर सकते हैं? बच्चा बोला हाँ सर पॉसिबिलिटी बनती है। क्या पॉसिबिलिटी बनती है? ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो कब होगी, जब √I इज इक्वल टू √E हो जाए, जब √I इज इक्वल टू √E हो जाए, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि I इज इक्वल टू E हो जाए तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम। किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं ये बात
कि जब i इज इक्वल टू ई हो जाएगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब सोच के देख, तो i इज इक्वल टू ई अगर तू कर देगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा, देख डेल्टा मिनिमम क्या बनेगा, डेल्टा मिनिमम कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ i और -1। अरे i और e तो एक ही है ना, तो e की जगह पर मैंने क्या रख दिया, i रख दिया, नॉर्मल बात है। तो क्या हो गया, 2i माइनस a हो गया, बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। अब सोच कर दे, तो अगर बेटा i और e बराबर हो जाए, इसका मतलब R1 भी तो R2 के बराबर हो जाएगा। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई, R1 भी किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं यार। मैं क्या बोला, मैं बोला कि इफ i इज इक्वल टू e देन R1 इज ऑल्सो इक्वल टू R2, है ना। इसको सम R बोल देते हैं, कुछ R के बराबर हो जाएगा मान लो, है ना। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R, है ना, R प्लस R इज इक्वल टू 2R, तो 2R इज इक्वल टू सम A हो गया। क्या हो गया, 2R इज इक्वल टू सम A हो गया। तो भाई साहब R इज इक्वल टू A बाय 2 हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और देख लगे आप यहाँ से देख, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकाल ले, कितनी आ गई, ये आ गई, देख सुन, डेल्टा मिनिमम और प्लस a और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू i, है ना। तो i की भी वैल्यू निकाल ली और r की भी वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। अब तू सोच के देख, क्या कोई लाइट रे i एंगल पर अंदर घुसी और r पर अंदर चली गई, है ना, i पर आकर स्ट्राइक करी और r पर अंदर चली गई, तो तुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस की भी वैल्यू पता है, तुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू पता है, तुझे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, तुझे प्रिज्म का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। क्या तू स्नेल्स लॉ लगा सकता है, बोला हाँ सर स्नेल्स लॉ तो मैं लगा सकता हूँ, तो लगाओ ना, क्या परेशानी है ना, लो आ जाओ स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम, ठीक है। सुनो मेरी बात, स्नेल्स लॉ हमने लगाया तो सुने जरा कौन, बहुत बड़े ढंग से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, सन्नाटो, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। n1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है, रे तो भाई साहब ns में से जा रही है, और साइन i, और i की वैल्यू देख तू निकाल के बैठा है पहले से, है ना। तो डेल्टा मिनिमम प्लस a और बाय 2 इज इक्वल टू n2, जहां रे जा रही है, np में प्रिज्म के अंदर रे जा रही है, और साइन और a बाय 2, है ना, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाय 2 आ जाएगी। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बेटा, तो ns को इसके नीचे लेकर आओ, तो ये क्या बन गया, np और डिवाइडेड बाय ns, है ना, और सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन और डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2 और डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2, है ना। ये बन गया तुम्हारे पास फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को बेटा कहा जाता है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहा जाता है इसे, इसे बेटा प्रिज्म फॉर्मूला कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है इसे, भाई साहब प्रिज्म फॉर्मूला कहा जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना। क्या बताया मैंने आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बताया कि भाई साहब वो 2i माइनस a के बराबर होता है, और कब आता है, जब i इज इक्वल टू e हो जाए, और जब i इज इक्वल टू e हो जाएगा तो R1 भी तो R2 के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, है ना। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस a या 2e माइनस a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और i इज इक्वल टू e हो जाएगा तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। इसके अलावा प्रिज्म फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद होना चाहिए कि np बाय ns इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2 डिवाइड बाय साइन a बाय 2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब नीट में सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, तो अपने को फॉर्मूला याद होता तो अपने का आंसर सही हो जाता। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई यार, है ना। तुम इसे नोट करो एक बार, बहुत बड़े ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो, उसके बाद में तुम्हें कुछ सवाल कराता हूँ इसके ऊपर, और जब सवाल करोगे तो फील आ जाएगी कि हाँ यार देखिए हम सही कह रहे हैं सर, है ना। चलो आ जाओ, इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आ जाओ, देखो सुनो, एक बिल्कुल ही टाइम पास सवाल से शुरू करता हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे अच्छे सवाल करेंगे फिर, ठीक है। सुनो देखो क्या सवाल बोला, सवाल बोला इस तरह से कि भैया ये है प्रिज्म, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब है तो है, क्या करें, है ना। बोला कि जो प्रिज्म एंगल है ना वो है 75 डिग्री, कितना है वो 75 डिग्री, और एक रे ऐसे आकर स्ट्राइक करती है, ऐसे जाती है और कुपच ऐसे निकल जाती है, और कितने एंगल पर, बोला 40 डिग्री के एंगल पर निकल जाती है। कितने एंगल पर, बोला 40 डिग्री के एंगल पर निकल जाती है। सवाल क्या बोला, बोला फाइंड, क्या बोला, फाइंड डेल्टा मिनिमम। चलो बिल्कुल पेन नहीं चलाना, ओरली आंसर करना है, ठीक है, बिल्कुल पेन चलाना ही नहीं है। बोलो आंसर करा तुमने,
कमेंट लिख दिया है ना नीचे, कमेंट जरूर लिखना, बता रहा हूँ मम्मी का समय तुम्हारे पर, बिल्कुल सवाल को सॉल्व करना है यार, ऐसे आगे नहीं पढ़ना, फिर मेरा फायदा क्या है यार पढ़ाने का, और तुम्हारा क्या फायदा पढ़ने का। बोल मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। सवाल को सॉल्व करना है, वीडियो को जगह जगह पे रोकना है, पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, और नहीं यहाँ तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। देखो सुनो, तो अपने को पता है कि भैया डेल्टा मिनिमम तब आता है जब i इज इक्वल टू ई हो जाता है, और ई तो तुम्हें पता ही है वो तो 40 है भाई साहब, तो उस टाइम पे जो डेल्टा होता है ना वो डेल्टा मिनिमम हो जाता है। i प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माने 80 माइनस ए माने 75, भाई साहब डेल्टा मिनिमम कितना आया, दिस इज द 5 डिग्री। हाँ ना बोल यार, इससे आसान क्या ही पूछ लेगा वो, है ना, क्या पूछ सकता है इससे आसान सवाल और, है ना। देख सुना जाए, एक और अच्छा सवाल करा, बोला गया फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, क्या बोला गया, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म द डेल्टा मिनिमम इज 60 डिग्री। क्या बोला गया, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म द डेल्टा मिनिमम इज 60 डिग्री, find out the refractive index of the prism, find out the refractive index of the prism if it is kept in air, if it is kept in air, है ना। चलो भैया देखिए जरा कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसे, ठीक है। चलो वीडियो को मैं तो कहता हूं यहीं पे स्टॉप कर दो और खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो किया तुमने, स्टॉप किया वीडियो को, पक्की बात है, मैं कर रहा हूं। देखो सुनो, तो प्रिज्म फार्मूला का देखो कितना बढ़िया एप्लीकेशन इस सवाल में कराया गया। क्या होता है प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला ये होता है क्या, एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू साइन और डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 और डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, है ना। इसी तरह से होता है। सुनो क्या बोला गया कि फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म का क्या मतलब होता है कि जिसके तीनों कोण बराबर बराबर हो, है ना। इस तरह का अगर कोई प्रिज्म होता जिसमें ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो भाई साहब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता, 60 डिग्री हो जाता, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाता भाई साहब, 60 डिग्री हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बोल दे। और क्या बोला गया कि डेल्टा मिनिमम इज ऑल्सो 60, है ना, डेल्टा मिनिमम इज ऑल्सो 60, ओके। अब ध्यान से देख, और एयर में रखा गया है, एयर में रखा गया है, इसका मतलब कि सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1 है भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ सुन, देखो तो सवाल ही सॉल्व हो गया। एनपी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये तो मुझे बताना है, और एनएस भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग दिया है तो 1 है, इज इक्वल टू साइन, सुन डेल्टा मिनिमम प्लस ए, है ना, 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो भाई साहब तो साइन 60 आ गया, और साइन ए बाय 2 मतलब के 60 बाय 2, तो ये तो आ गया साइन 30, ये तो आ गया साइन 30, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू कितना आया ये, √3/2, और ये आएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √2 ने 2 को मार दिया, तो भाई साहब एनपी इज इक्वल टू √3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। तुझे पता है ये सवाल मैं तुझसे उल्टा भी पूछ सकता था, मैं बोल देता कि फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 which is kept in air, find out the delta minimum for it। तभी भी ऐसे जाता, यही फॉर्मूला लगता, है ना। अपने को प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता, एनएस पता होता, ए पता होता, तो डेल्टा मिनिमम निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक बार रिवर्स कैलकुलेशन करके देखना कि तुमसे होता है कि नहीं होता। सवाल यही बोला गया, सवाल क्या बोला गया कि फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 which is kept in air, find out delta minimum for it। क्या बोला गया, फाइंड आउट डेल्टा मिनिमम फॉर इट, और रिवर्स कैलकुलेशन करके देखना कि क्या तुम्हारा आंसर 60 डिग्री आता है। अगर तुम्हारा आंसर 60 डिग्री आता है तो इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही किया है, तुम सीख गए हो, और नहीं तो दोबारा से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बोल बात समझ आइए कि नहीं आइए, पक्की बात एकदम। चलो मैं तो कहता हूं भाई साहब एकदम से स्क्रीनशॉट लो फिर से एक बार, और उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। बेटा सुनो मेरी बात को बहुत बड़े ढंग से। तो आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी चर्चा हम लोग थिन प्रिज्म की और कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ग्राफ क्या होता है, ठीक है। उसमें से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। देखो
तो वो ग्राफ मेरे को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले एकदम छोटी सी बात कर लेते हैं भाई साहब थिन प्रिज्म की। थिन प्रिज्म मतलब के बहुत पतला सा प्रिज्म भाई साहब, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका बहुत छोटा सा हो उसको क्या बोला जाएगा, थिन प्रिज्म बोला जाएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, तो थिन प्रिज्म की बात करते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है, सुनना जरा ध्यान से। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है सर, अपने को समझ आती है ना। सुनो जरा ध्यान से, थिन प्रिज्म, ओए ओए देखो कितना थिन है ना, पतला सा है कि नहीं यार, है ना, बिल्कुल पतला सा प्रिज्म है ना। ऐसे एंगल ऑफ ए बहुत छोटा है ना। छोटे से मेरा मतलब होता है 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक का एंगल छोटा एंगल माना जाता है। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। तो एंगल ऑफ ए जो होगा वो 1 डिग्री से और 4 डिग्री के बीच में ही होगा, पक्की बात है ना। सोच ले क्या बोला, मैं बोला कि मान लो एयर में रखा हुआ है अभी हाल फिलहाल, है ना, और मैं बोला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी एन ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। देख मेरी बात सुन, तो ध्यान से देख, तो ऐसे आकर रे इसके ऊपर गिरेगी खुपाच, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, और फिर यहां से ऐसे ऐसे खुपाच ऐसे निकल जाएगी, है ना। ये होगा कुछ तो एंगल आई, ये R1, वही पुरानी बातें, ये R2 और ये एंगल E, है ना। अच्छा मेरी बात सुन बेटा ध्यान से देख, तो ये बात तो मैं जानता ही हूं कि भैया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये बात तो जानते हो ना। अब सोच के देख, अगर A बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, हाँ ना बोलो, है ना, एक ऐसा है भाई साहब बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो भाई साहब R1 R2 भी कैसे हो जाएंगे, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, वेरी वेरी छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। और अगर R और R बहुत छोटे हैं, R1 और R2 बहुत छोटे हैं, तो I और E भी तो छोटे हो जाएंगे। अरे स्नेल्स लॉ तो यही कहता है ना। तो क्या बोला मैं कि भैया थिन प्रिज्म की कंडीशन क्या है ना। फॉर थिन प्रिज्म क्या बोला मैं कि फॉर थिन प्रिज्म भाई साहब एंगल A जो है वो वेरी छोटा, वेरी स्मॉल, है ना। और अगर एंगल A बहुत छोटा है दैट मीन्स कि R1 एंड R2 एंड हेंस I एंड E विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, है ना, विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। बस हो गया काम खत्म, है ना, इतनी सी बात थी बस। अब तो कुछ नहीं करना, देख ध्यान से देख, सुन मैं बोला, देख सुन, रे अंदर आई I पर और ऐसे R पर निकल गई, क्या अपन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं। ये जो पहला इंटरफेस है ना इसके ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ, देखो सुनो, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। N1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है, हवा में से जा रही है, N1 sin I, और कहां जा रही है, प्रिज्म के अंदर जा रही है, N sin R1, है ना। अब सोच के देख, तो R1 तो बहुत छोटा और I तो बहुत छोटा, when theta is very छोटा, very small भाई साहब, तो sin I is equal to I and sin R is equal to R। अरे sin 0 कितना होता है, 0 तो होता है ना, तो 0 छोटा एंगल है क्या बड़ा एंगल है, 0 तो छोटा एंगल है। तो क्या देखा मैंने कि if theta is very छोटा then sin theta will be equal to theta। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है। तो लाइकवाइज क्या बोला जाएगा कि भाई साहब sin I will be nearly equal to I and sin R1 will be nearly equal to R1। तो देखो जरा ध्यान से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी I is equal to NR1। एक बात बोल, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सोच, तो लाइट रे यहां से निकली और इस इंटरफेस सेकंड नंबर पर जाकर पड़ी, अभी सेकंड नंबर वाले इंटरफेस पर भी स्नेल्स लॉ लगाओ। देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है, N1 sin I is equal to N2 sin R। N1 जहां से रे जा रही है, प्रिज्म में से जा रही है N, और sin I यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है R2 इज इक्वल टू N2। N2 क्या है, यहां पर हवा है भाई साहब 1, और साथ में sin R की जगह पे E, और R2 और E तो बहुत छोटे हैं यार, है ना, R2 एंड E आर वेरी स्मॉल, तो भाई साहब sin R2 विल बी नियरली इक्वल टू R2 एंड sin E विल बी नियरली इक्वल टू E। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई दुविधा नहीं है भाई साहब, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N R2 इज इक्वल टू E। ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन, ओके। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो एंगल ऑफ डेविएशन तो प्रिज्म की वजह से आप जानते ही हो कितना होता है, I प्लस E माइनस A, यही होता है ना। देख सुन, I और A की वैल्यू मैंने तुझे निकलवाई थिन प्रिज्म के लिए, तो देख डेल्टा डाल, डेल्टा फॉर थिन प्रिज्म आएगा भी, डेल्टा फॉर थिन प्रिज्म, ओके, डेल्टा फॉर थिन प्रिज्म कितना आया, I और E की वैल्यू डालो, I कितना है सन्नाटा हूं NR1, तो ये हुआ NR1 और प्लस ये हो गया NR2 और माइनस A। देखो यहां से N कॉमन आ रहा है,
तो डेल्टा कितना आ गया, n कॉमन आया, ये हुआ R1 प्लस R2 और माइनस a। अच्छा R1 प्लस R2 क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, a होता है ना। तो देखो डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा आ गया Na और माइनस a, तो a तो कॉमन आ गया, तो ये क्या बना, n माइनस 1 इंटू a। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। तो ध्यान से देख, तो बेटा ये प्रिज्म कहां रखा है, एयर में रखा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है भाई साहब, तो 1 होता है ना। तो ध्यान से देख, क्या तुझे 1 नजर आ रहा है क्या इनके नीचे, हाँ 1 तो आ रहा है नजर, अरे लिखा नहीं है पर है तो सही वहां पर। तो अगर तुझे बहुत अच्छा याद करना चाहे, जरूरी थोड़ी हमेशा है भाई साहब प्रिज्म एयर में रखा होगा, अरे पानी में भी तो रखा हो सकता है, खाना बोल रखा हो सकता है, कहीं भी रख सकता है यार, है ना। तो ध्यान से देख, ज्यादा जनरल अगर तू करना चाहे ना तो ऐसे कर ले कि डेल्टा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n था ना, और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 और इनटू a। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोल बात समझ आई कि नहीं आई। अब ढेरों सवाल पूछे जा सकते हैं यार, है ना, कि कोई थिन प्रिज्म है भाई साहब, उसका एंगल है 2 डिग्री, है ना, एंगल ऑफ कितना है उसका, प्रिज्म कितना है 2 डिग्री, आसपास में ये भरा है वो भरा है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना, भाई साहब डेल्टा बताओ। मेरे लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई दुविधा नहीं है भाई साहब। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, सोच लो भाई साहब, यहाँ तक आए तो समझ तो सारा आ रहा होगा, और समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे एक लाल बटन नजर आ रहा होगा, भाई साहब चप्पल फेंक के मारो इसके ऊपर, पर हिट हो जाना चाहिए। बोल बात समझ आएगी नहीं आई, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो रीचेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो भाई साहब जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ यार, जिनके पास पैसे नहीं है उन तक भी तो जाना चाहिए चीज, उनको भी तो पढ़ने का आगे की नहीं है यार, बोल पक्की बात एकदम, है ना। तो भाई साहब आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल की रीचेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है यार, है ना, और उससे क्या होता है कि उन बच्चों तक पहुंच पाएगी जिनको सच में इनकी जरूरत है यार, है ना। देश में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग देते हैं, पर हर एक बच्चे के पास में पैसा थोड़ी है यार कि वो जाकर उन कोचिंगों में भर्ती हो जाए। बोल पक्की बात है, मेरी बात समझ आएगी नहीं आ रही यार। और यूट्यूब पर भी चैनल तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर जेई एडवांस लेवल का भाई साहब क्रम में कंटेंट लगा हुआ किसी भी चैनल पर नहीं, जाकर देखो पता चलेगा तुम्हें, है ना। तो मैं चाहता हूं कि यार जब इतनी मेहनत हो रही है तो अच्छे बच्चों तक ये बात पहुंचे, अच्छे बच्चों तक ये चीजें पहुंचे, और वो तब पहुंचेगी जब आप लोग साथ दोगे, है ना। ये मैं नहीं कर सकता, ये आप करोगे, आपका ये सब कुछ, मेरा नहीं है। बोल बात समझ आ रही है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा सुनो, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं आपके साथ बात करता हूं, जिससे क्वेश्चन आ ही जाता है यार, है ना। तो अगर ये टॉपिक अपने को अच्छे से समझ आ गया, 4 लाइनें याद करनी है, लिखने को तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखूंगा, पर अपने को याद सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है ना। अगर वो 4 लाइनें अगर अपने को याद रह गई तो उसके बाद अपने सवाल बन जाएंगे भाई साहब। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। देख सुन, आ जाए, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है ग्राफ बिटवीन, ओके, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। देख सुन, ये बात मैं जानता हूं ना कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रिज्म ऐसा रहा होता, है ना, अगर कोई ऐसा प्रिज्म रहा होता, ये होता एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, और मान लीजिए कि लाइट रे आकर यहां पर ऐसे स्ट्राइक करती किसी एंगल आई पर, तो ऐसे गुजर जाती, है ना, ये एंगल बनता R1, है कि नहीं यार। फिर लाइट रे यहां से ऐसे फिर से डेविएट कर जाती, है ना, और ये एंगल बनता एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, और ये एंगल था एंगल R2। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है I प्लस E माइनस A, यही होता है ना, कुछ और तो नहीं होता। देख सोचने वाली बात एक और है कि अगर लाइट रे अगर आई एंगल पर अगर आकर गिरी है तो ई पर बाहर निकली, है ना, तो ई पर बाहर निकली, इसका मतलब कि जब लाइट रे ई पर आएगी, है ना, जब ई पर आएगी तो भाई साहब आई पर बाहर निकलेगी। कैसे बाहर निकलेगी, आई पर बाहर निकलेगी, पर एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू है वो तो दोनों बारी में सेम ही रहेगी। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं, बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। अगर लाइट रे आई पर आए तो ई पर बाहर निकलेगी, और जब ई पर आएगी तो आई पर बाहर निकलेगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो जिस पाथ को उसने ट्रेस किया है, जब लाइट रे वापस से मीडियम में आएगी तो भाई साहब उसी पाथ को वापस से रिट्रेस करेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। सोच, अगर आई पर आकर गिरी तो ई पर बाहर निकली,
ई पर आकर बाहर निकलेगी तो आई पर बाहर निकलेगी, तो भाई साहब डेल्टा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। बोला हाँ, तो यहां से क्या फायदा हुआ, देख सोच, यहां से तुझे सोच बताता हूं, सुनना ध्यान सुनना, कि डेल्टा की अपने को बेटा सेम वैल्यू मिलेगी दो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, है ना। डेल्टा की जो वैल्यू रहेगी वो सेम वैल्यू मिलेगी दो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। बोला हाँ सर, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। बोल तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है, सोच ले, पक्की बात है ना। देख ध्यान से देख, बहुत बढ़िया बात करते हैं। अच्छा सुन, अपने को बनाना था ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, तो बोला सर पहले रिलेशन तो निकालो डेल्टा और आई में, तभी तो काम बनेगा। मैंने कहा देख सुन, बोला हाँ है तो सही, आई और आई में डेल्टा में रिलेशन, पर ये ई भी तो बैठा हुआ है यहाँ पर। ये ई तो भाई साहब कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है ना, जैसे से आई को चेंज करोगे तो ई भी तो चेंज होगा, तो ई कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। तो भाई साहब अपने को अगर डेल्टा और आई में अगर रिलेशन निकालना है तो पहले ई को भगाना पड़ेगा यहाँ से। बोल मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ई को भगाने का इंतजाम देख मैं करता हूं, सुन। मैंने बोला कि मान ले ये प्रिज्म एयर में रखा गया है, ठीक है, कहां रखा गया है, एयर में रखा गया है। मैंने कहा ठीक है, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला मान ले एन है, कुछ भी क्या है, एन है। जो भी मैं प्रूफ करवाने वाला हूं ना, ये प्रूफ भाई साहब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये जो ग्राफ आने वाला है, ये ग्राफ तुमको डायरेक्टली रखना पड़ेगा। सर क्यों करा रहे हो, कई बच्चे होते क्रांतिकारी बच्चे, बोला सर कैसे आया सर ग्राफ, बताओ सर रिलेशन निकाल के बताओ, ले मर, तो करा रहा हूं, नहीं तो कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर किसी बच्चे का मन ना हो ना ये प्रूफ देखने का, तो वो स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। और अगर देखने का मन करे तो देख लो, मैं तो करा ही रहा हूं, है ना। देख मैं क्या बोला, मैं बोला कि मुझे डेल्टा और आई में रिलेशन चाहिए तो मुझे ई को भगाना पड़ेगा। ई को भगाता हूं, देख सुन, मैंने बोला प्रिज्म को रख देते हैं एयर में, और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है, तो क्या मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ क्या? हाँ लगाया जाता है स्नेल्स लॉ, लगाओ स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। यार मेरा गला खराब हो रहा है यार ना, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से देखो। तो कहां रखा है, एयर में रखा है ना। देख सुन, तो यह आया 1 और साथ में sin i और इज इक्वल टू n2 मतलब n और साथ में sin r1। बोल बात समझ आई है क्या? हाँ बोला ठीक है सर। तो sin r1 इज इक्वल टू 1 बाय n और sin i, है ना। तो यहां से r1 की वैल्यू कितनी आ गई, बोल बोल बोल, r1 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स और 1 बाय n और साथ में साइन आई। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। सुन, अगर तुझे r1 की वैल्यू पता चल गई ना, तो तुझे r2 की भी वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू तो a होता है, तो r2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस r1 हो गया। बच्चा बोला ठीक है सर, बात समझ आई सर, है ना। देखो सुनो, अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देख सुन, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से R2 की वैल्यू आएगी a माइनस ये R1। R1 क्या है, ये है साइन इनवर्स 1 बाय n और साथ में साइन i। भाई साहब R2 की वैल्यू आ गई है ना। अब तुझे R2 पता है, तुझे E पता है, तो स्नेल्स लॉ लगा सकता है क्या? बोले हाँ सर स्नेल्स लॉ तो लगा सकते हैं, लगाओ स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या बोला जाएगा, ये लिखा जाएगा, देख सुन, n टाइम्स साइन R2, n टाइम्स साइन R2, R2 की वैल्यू रख a माइनस साइन इनवर्स 1 बाय n टाइम्स साइन i, है ना, इज इक्वल टू n2 साइन r। तो भाई साहब तो 1 है, 1 इंटू साइन e, है ना। देख सुन, e की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू क्या आई, e की वैल्यू देखो सुनो, ये आ गई सन्नाटा, e की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, क्या आ गई, साइन इनवर्स n और साइन और a माइनस साइन इनवर्स 1 बाय n साइन i। भाई साहब बड़ी खतरनाक जानदार वैल्यू आई है, तो है ना। ए की वैल्यू देख कितनी गंदी वैल्यू आ रही है ना। और ए की वैल्यू आ गई तो भाई साहब यहाँ पुट कर दे डेल्टा में, तो देख डेल्टा आ गया, डेल्टा और आई में रिलेशन आएगा, क्या आएगा, ये आएगा सुन, i प्लस e और e की ये गंदी सी वैल्यू क्या, साइन इनवर्स n साइन भाई साहब a माइनस साइन इनवर्स 1 बाय n साइन i, मर गया भाई साहब, है ना, और माइनस a, ये वैल्यू आती है डेल्टा की, है ना। अब बच्चा बोलता है बताओ सर कहां से आया सर वो जो ग्राफ बनाने वाले हो सर। मैंने बोला देख मर, यहां से आई है, क्या निकाला बे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, इतना गंदा रिलेशन है। चलो ग्राफ कैसे बनाया कैसे, तुम, मेरे को तो नहीं आता, तुम्हें आता है तो बता देना कि सर मुझे तो आता है सर ग्राफ बनाना। सुनो जरा ध्यान से देखो बेटा, जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं ना,
ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल ग्राफ है। एक यंत्र होता है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या यंत्र होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। उस स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर आप प्रिज्म को रखते हो। ध्यान सुनना, आप क्या करते हो? स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर प्रिज्म को रखते हो और इंसिडेंट एंगल पर, अलग अलग इंसिडेंट एंगल पर आप लाइट को डालते हो और उस इंसिडेंट एंगल की कोरस्पॉन्डिंग आप डेल्टा प्लॉट कर लेते हो, है ना। वो प्रिज्म जो स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ना, वो यंत्र भाई साहब इतना बढ़िया यंत्र होता है कि आप क्या करो, अलग अलग इंसिडेंट एंगल पर आप लाइट रे डालो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डेल्टा निकाल लो। डेल्टा निकाल देता है वो। तो डेल्टा जब तुम निकाल लोगे तो क्या आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ बना पाओगे क्या? और वो जो ग्राफ है वो ऐसा आता है जैसा मैं तुम्हें बनाकर दिखा रहा हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से, कंप्लीटली प्रैक्टिकल ग्राफ है भाई साहब, पर जानदार शानदार एप्लीकेशन है इसकी। ध्यान सुन, देख क्या है, देख ग्राफ सुन। ग्राफ कैसा है? ग्राफ बनता है भाई साहब ऐसा, है ना। लाइन सीधी होनी चाहिए भाई साहब, ऐसे नहीं। ओए खुपाच, ये रहा। सुनो, डेल्टा और आई में क्या बनाते हैं अपन? ग्राफ बनाते हैं। मैंने कहा सुन, देख ग्राफ देख कैसा होता है दिखने में। देखो ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ होता है भाई साहब ऐसा, ऐसा होता है ग्राफ, है ना। हाँ ऐसा होता है ग्राफ, है ना। सर ये कैसा ग्राफ है? भाई साहब ऐसा ही होता है ग्राफ। ध्यान सुन, तो तू ध्यान से देख। तो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू तुझे यहां मिल रही होगी, है ना। देख ये डेल्टा की मिनिमम वैल्यू है कि नहीं यार? ये क्या है? डेल्टा की मिनिमम वैल्यू है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू कब मिलती है? अभी बताया थोड़ी देर पहले तुझे कि जब आई इज इक्वल टू ई हो जाए ना, तब डेल्टा की मिनिमम वैल्यू मिलती है। बच्चा बोला हाँ सर, बात तो सही है सर। तू ध्यान से देख, तो बेटा ये जो है ना, ये जो है, ये है डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये जो है वो डेल्टा की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो सोच, मैक्सिमम भी तेरे को दो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग मिला है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद कर, है ना। देख ध्यान से देख, कब होता है? देखो डेल्टा मैक्सिमम कब होता है मैं बताता हूं, सुनो। एक बार तो आई के लिए और एक बार ई के लिए। बेटा जब आई या ई जब पाई बाय 2 हो जाए, जब आई या ई जब क्या हो जाए? पाई बाय 2 हो जाए, तो उस समय जो डेल्टा मिलता है वो डेल्टा मैक्सिमम होता है। कैसा होता है? डेल्टा मैक्सिमम होता है। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? इसके अलावा और बात तू सोच के देख, तो डेल्टा मिनिमम, कोई भी जर्नल डेल्टा मिनिमम ले ले तू। तो मैं तो कहता हूं मान ले यही ले लिया मैंने, कोई डेल्टा जर्नल, कोई भी जर्नल मैंने डेल्टा ले लिया, ठीक है। लाइन को सीधा खींचते हैं भाई साहब, लाइन की सारी लड़ाई है ना। लाइन की तो लड़ाई है ना। देखो सुनो सन्नाटो, ऑप्टिक्स में तो लाइन की लड़ाई है ना। लाइन सीधी बनेगी तो मजा आएगा और नहीं तो मजा आने वाला नहीं है ना। देख सुन, मैंने बोला कोई भी भाई साहब जर्नल डेल्टा की वैल्यू ले ले, है ना। मान ले कोई भी जर्नल डेल्टा है, तो ध्यान से देख, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख दो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिले। देख एक तो ये है ना, और एक ये। और ध्यान से देख, तो दोनों वैल्यू जो है ना, देख मिनिमम जो एंगल है ना, जो आई इज इक्वल टू ये, उसके बाद देख कॉरस्पॉन्डिंग उसके सिमेट्रिक नहीं है। देख ध्यान से देख, तो ये जो वैल्यू है ना x1, मैं बोल देता हूं उसको x1 बोल देते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई जो है ना भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा मिनिमम मिल रहा है, मैं वहां से मेजरमेंट ले रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला इसको x1 बोल देते हैं, ठीक है, और इसको मैं x2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? x2 बोल देता हूं। क्या बोला मैंने इसे? मैंने इसे x2 बोल दिया। तो भाई साहब x1 और x2 बराबर नहीं है। असलियत में तो ये जो x2 है दिस इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। असलियत में तो दिस x2 जो है ना, ये ग्रेटर देन x1 है। तो सर ये ग्राफ के बारे में सर क्या क्या याद रखें? सुन, जो पॉइंट तुझे याद रखना है वो सुन, ठीक है। तुझे भाई साहब इस डेरिवेशन से तेरा कोई लेना देना नहीं, ये जो भी करा मैंने भाई साहब कर ले, टाइम पास है ये। तुझे ये याद रखना है भाई साहब, अति इंपॉर्टेंट है ये कैसा है? अति इंपॉर्टेंट है जो ग्राफ बनाया गया यहाँ पर। तो क्या याद रखें? पहली बात कि ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, पैराबोला नहीं है ये। बोल मेरी बात समझ आएगी नहीं? दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोला, दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोला, सन्नाटो इज नॉट पैराबोला, है ना। बच्चे को पहली डाउट तो यही होती है सर पैराबोला है। पैराबोला नहीं भाई साहब, दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोलिक, है ना। लिख देता हूं यहाँ पर, दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोलिक। बोला ठीक है सर, एक बात समझ आ गई, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, ध्यान से देख, सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, है ना। ये राइट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है। या तुम ऐसा कह सकते हो कि लेफ्ट की तरफ इसका पेट निकला हुआ है। मेरा पेट नहीं निकला हुआ, ग्राफ का बोल रहा हूं मैं, है ना। क्या बोला मैं? कि मेरा भी निकला है वैसे थोड़ा सा, है ना, कम करना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या बोला मैं, क्या यार, ध्यान से देखो, इस ग्राफ का थोड़ा सा पेट निकला हुआ है लेफ्ट की तरफ। या ऐसे कह सकते हो कि राइट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है ना। क्या कह दूं मैं, क्या कह दूं? मैं बोला कि दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट and it is not symmetric, and it is not
सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं भाई साहब, मैंने बोला ठीक है सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, और क्या बोला कि डेल्टा मिनिमम कब मिलता है, डेल्टा मिनिमम तब मिलता है जब आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, ठीक है। क्या बोला मैं बोला कि डेल्टा विल बी व्हाट, डेल्टा विल बी डेल्टा मिनिमम व्हेन आई इज इक्वल टू ई, ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूं, है ना। सोच, डेल्टा विल बी डेल्टा मैक्सिमम, है ना, ये जो वैल्यू है ये है डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है। डेल्टा विल बी डेल्टा मैक्सिमम व्हेन आई और ई विल बी इक्वल टू पाई बाय, दोनों में से एक भी पाई बाय 2 हो जाए, है ना। क्या बोला मैं कि आई डेल्टा विल बी डेल्टा मैक्सिमम, क्या बोला मैं कि डेल्टा विल बी डेल्टा मैक्सिमम व्हेन आई और ई बिकम्स पाई बाय 2, है ना, बिकम्स पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जो मिलेगा वो डेल्टा मैक्सिमम मिलेगा। और एक और बात जो याद रखनी है ना, वो तो सिमेट्रिसिटी से भी आ जाएगी, क्या कि x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना। ध्यान से देख क्या बोला मैं बोला कि जो i इज इक्वल टू ई वाली जो वैल्यू है ना, वो मिल रही डेल्टा मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग, किससे कॉरस्पॉन्डिंग, डेल्टा मिनिमम। तू सोच के देख, तो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी तुझे सेम दो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की कॉरस्पॉन्डिंग, पर ध्यान से देख वो जो एंगल होंगे ना वो सिमेट्रिक नहीं होंगे, इस तरफ तो जल्दी आ रहा है और इस तरफ दूर में। बोल मेरी बात समझ आई है ना। तुझे बस ये ग्राफ पता होना चाहिए और तुझे ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए, भाई साहब तेरे सारे सवाल हो जाएंगे। इस प्रूफ से तेरा कोई लेना देना नहीं, वो तो कोई क्रांतिकारी बच्चा पूछ ले कि सर कैसे है, मिले मरने से आया, पर इसका कोई लेना देना नहीं है। बोल बात समझ आई है ना, पक्की बात एकदम। चलो इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, सुनो, देखो एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें ग्राफ से रिलेटेड कराता हूं, ताकि अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार देख ऐसे सवाल बनते हैं और मुझसे हो जाएंगे, है ना। देख सुन, क्या सवाल मैंने बोला, मैंने सवाल बोला कि फॉर अ प्रिज्म, क्या सवाल बोला कि फॉर अ प्रिज्म डेल्टा मिनिमम इज एट आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोला जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री हो जाती है ना, तो अपने को डेल्टा मिनिमम मिल जाता है। बच्चा बोला ठीक है सर। फिर मैं क्या बोला, मैं बोला कि फॉर अनदर आई, है ना, फॉर अनदर आई इज इक्वल टू 22 डिग्री, क्या बोला गया, बोला गया कि फाइंड ई, फाइंड ई। और आपको ऑप्शन दिए गए, क्या ऑप्शन दिए गए, बोला गया मान लो 36 डिग्री, बोला ठीक है, बोला 37 डिग्री, बोला ठीक है, बोला 38 डिग्री, मैंने कहा ठीक है, फिर क्या बोला, बोला 39 डिग्री, है ना। चलो भाई, मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप कर एक बार खुद से और खुद से ट्राई करो, देखो, है ना, देखो क्या आंसर आता है तुम्हारा, है ना। कई बच्चे गैस कर पाएंगे इससे, है ना, करो जरा एक बार। ओ सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदर संख्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। कई लोग सोच रहे मास्टर गाना गा रहे, बावला हो गया। देखो सुनो, करा तुमने, कमेंट कर दिया नीचे, भाई साहब कमेंट करके नीचे जरूर बताना, नहीं तो मेरे पढ़ाने कोई फायदा नहीं, बता रहा हूं पहले छोड़ छाड़ दूंगा मैं भाई साहब, ये लेक्चर लुक्चर ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं मरेगा ये, है ना। देखो सुनो, करा तुमने, मैं कराता हूं, देख सुन बेटा, अभी अभी मैंने तुम्हें ग्राफ बताया ना, अभी ग्राफ पढ़ाया तुम्हें, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें सवाल बहुत आसान लग रहा हो, बट सही मायने में एक आसान सवाल नहीं। अगर अचानक से ये सवाल बच्चे के सामने आए, बच्चे प्राण निकल जाए, क्लिक ही नहीं करेगा दिमाग में कि करना कैसे इसे, है ना। देख सुन, अभी तो तुम्हें पता है ना, देख सुन, अभी भी ग्राफ पढ़ाया तुम्हें, क्या ग्राफ पढ़ाया कि भैया डेल्टा का और आई का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, और इस तरफ में उसका पेट निकला होता है, इस तरफ कह लो कि ज्यादा झुका हुआ होता है ना। सुन, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है डेल्टा मिनिमम की, है ना, ये होती है डेल्टा मिनिमम की वैल्यू, है ना। और ये कब बोल रखा है, बोल रखा है कि जब आई इज इक्वल टू 30 डिग्री हो, आई इज इक्वल टू जब 30 डिग्री हो तब अपने को वो वैल्यू मिल जाएगी, है ना, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बोला कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर 22 डिग्री हो जाए तो उस समय ई बताओ। मैंने कहा ठीक है, देख अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 22 डिग्री होनी है, मतलब कि कहीं तो पीछे ही होगी, है ना, यही होगी। बच्चा बोला ठीक है सर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा आया वो ये डेल्टा है ना, और डेल्टा की मुझे सेम वैल्यू इसके ई के कॉरस्पॉन्डिंग भी मिलेगी। ये तो मुझे पता चल गया कि 22 डिग्री है, पर मुझे तो ई बताना है। तू सोच के देख, तो 30 और 22 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो दूरी है भाई साहब 8 डिग्री की। कितनी है वो, 8 डिग्री की।
तो ये बात तो मुझे पता ही है ना कि जो ई जो है आई, इस आई और ई के बीच की जो दूरी है वो पक्का पक्का ग्रेटर देन 8 डिग्री तो होनी चाहिए। बोल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तू सोच, तो आई अगर 30 होता और अगर ई 36 होता तो दूरी कितनी होती? 6। तो मतलब ये तो आंसर नहीं है ना। बोल, आई है 30 और ई है 37 तो ये भी आंसर नहीं, 7 डिग्री का फर्क है। अगर आई है 30 और ई है 38 तो ये भी आंसर नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं ना ग्राफ। जहां आंसर एक तो एक ही आंसर बचा है भाई साहब। अगर आई 30 है और अगर ई 39 डिग्री है तो जो डिफरेंस हो जाता है ना, डिफरेंस वो हो जाता है 9 डिग्री का, और ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। और भाई साहब यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करते। तीनों ही ऑप्शन में जो आंसर है वो 8 डिग्री से कम आ रहा है ना। तो ये बच गया मेरा आंसर है ना, कितना? 39 डिग्री। नॉर्मल सा सवाल है, बोल हुआ कि नहीं हुआ तुझसे? पक्की बात है ना। और याद करो डेल्टा मैक्सिमम कब मिलता है? जब आई आई ई किसके बराबर हो जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तब क्या मिलता है? डेल्टा मैक्सिमम मिलता है। याद रखना इस बात को भाई साहब, सवाल कराऊंगा भी आगे, है ना। चलो एकदम इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट ले लो, 2-4 लाइन अपने शब्दों में लिख लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, सुनो लो, देखो एक और बढ़िया सा सवाल कर देना इसे, बिल्कुल आसान सवाल है। मैं क्या बोला? मैं बोला ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और ये है आपका प्रिज्म एंगल, ओके। और प्रिज्म एंगल कितना रखा है? बोल रखा है 75 डिग्री, ओके। और बोला गया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो √2 है, ठीक है। तो मैं बोला गया कि फाइंड आउट डेल्टा मैक्सिमम फॉर दिस प्रिज्म, फाइंड आउट डेल्टा मैक्सिमम फॉर दिस प्रिज्म, ओके। चलो भैया वीडियो को कर दो यहीं पे स्टॉप, और देखो उसके बाद कितना मजा आएगा तुम्हें, है ना। चल, अरे राम जी की निकली सवारी, और राम जी की लीला है न्यारी। करा तुमने? कमेंट कर दिया नीचे? सोच लो, मम्मी का समय भाई साहब तुम्हारे पर वीडियो देख रहे हो ना, तो मम्मी का समय तुम्हारे पर बता रहा हूं मैं, नीचे कमेंट जरूर करना है। अरे गलती तो कर दोगे यार, सवाल एक बार ट्राई तो करो, कमेंट मत करना, चलो ट्राई तो कर लो एक बार। करा? वैसे कमेंट करा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट पढ़ के, और बताया भी करो कैसा समझ आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, और मैं कैसा लग रहा हूँ ये भी बताना, ओके। मजाक कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ सुनो, आ जाओ, देखो क्या बोला मैं, बोला कि फाइंड आउट डेल्टा मैक्सिमम। अच्छा, डेल्टा मैक्सिमम कब आता है? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूं ऐसे, ओके। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा मैक्सिमम व्हेन आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा तब डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा। सोच के देख भाई साहब, ये है मान लो नॉर्मल, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री होना है, इसका मतलब कि रे को ऐसे ग्रेस करते हुए अंदर घुसना पड़ेगा, है ना। रे को ऐसे ग्रेस करते हुए अंदर ऐसे घुसना पड़ेगा, है ना, और फिर यहां से कहीं तो बाहर निकल जाएगी, मुझे नहीं पता, है ना। सोच के देख, तो मुझे पहले ये R1 और R2 पहले पता करने पड़ेंगे, है ना, तभी मेरी कहानी आगे बढ़ेगी। तो मैंने क्या बोला? मैं बोला इस इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाओ, है ना। देख स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या होता है स्नेल्स लॉ? ये होता है N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। बच्चा बोला ठीक है सर, N1 क्या है? 1 है भाई साहब, एयर में रखा है प्रिज्म, ठीक है। कहां रखा है? एयर में। नहीं रखा हो तो एयर मान लेना, ठीक है। तो 1 और साथ में sin 90, ये एंगल कितना है भाई साहब? 90 डिग्री का एंगल है, तो 1 ही हो गया। और N2 भाई साहब ये कितना हुआ? √2 और साथ में sin R। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई? सोच ले, तो भाई साहब sin R इज इक्वल टू 1/√2, तो R आ गया 45 डिग्री, है ना। R आ गया 45 डिग्री, बेसिकली R1 है ये, है ना। ये क्या है? R1 है, तो R1 आ गया 45। अब R1 45 आ गया तो R2 तो आ ही जाएगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो R2 कितना आया? R2 आया A माइनस, मतलब के 75 माइनस 45, है ना। तो R2 कितना आया रे सन्नाटों पे आ रहा हूं, कितना आया? ये आया 30 डिग्री, है ना। R2 आ गया भाई साहब 30 डिग्री, है ना, और हवा में रे निकल रही है, तो एंगल E निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेल्स लॉ लगा दो ना, क्या सोच रहे हो उसमें, है ना। अब इस वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएं, क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा, सवाल हो जाएगा। N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। N1 कितना है रे? जहां से रे जा रही है वो N1 है, तो N2 कितना है? N1 कितना आया? √2, है ना। और sin I मतलब sin 30, ओके। तो sin 30 इज इक्वल टू N2 जहां जा रही, हवा में जा रही।
और साइन आर, आर क्या है वो तो ई है ना, तो साइन ई हो गया, तो ये हुआ √2 और साइन 30 भाई साहब 1/2 इज इक्वल टू 1 और साथ में साइन ए। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो ध्यान से देखो, तो भाई साहब साइन ई इज इक्वल टू कितना आया 1/√2, तो ई कितना आ गया बेटा, ई आ गया 45 डिग्री है ना। ई कितना आ गया, ई आ गया 45 डिग्री। तो मतलब इस समय जो डेल्टा आएगा ना वो क्या होने वाला है, डेल्टा मैक्सिमम होने वाला है, आई प्लस ई माइनस ए। तो भाई साहब डेल्टा मैक्सिमम सन्नाटो कितना हुआ, आई कितना है वो तो 90 है ना, तो 90 प्लस 45 और माइनस 75 और माइनस 75, तो भाई साहब डेल्टा मैक्सिमम कितना आ गया, डेल्टा मैक्सिमम आ गया 60 डिग्री। और रे कैसी घूमी है, क्लॉकवाइज घूमी है ना, कैसी घूमी है, क्लॉकवाइज। कैसे, ऐसे जाना था ना और ऐसे चली गई तो ऐसे घूम गई, और ऐसे कैसा मतलब कि क्लॉकवाइज घूम गई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है, सोच ले एकदम, बहुत बड़े ढंग से समझ आया ना, 110%। चलो एक बार इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद तुम्हें एक वैरायटी और दिखाता हूं। देखो सवालों की एक वैरायटी और बनती है, देखो कैसे बनती है ना, वो समझ आ गई तो मजा आ जाएगा, फिर अपन वीडियो को स्टॉप कर देंगे यहाँ पर है ना। चलो एकदम से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा सुनो, अब प्रिज्म के कुछ स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ सुनो, देखो स्पेशल केसेस ऑफ प्रिज्म, ओके, स्पेशल केसेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बिल्कुल एकदम लॉजिकल बातें हैं, है ना। कैलकुलेशन तो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल एकदम लॉजिकल बातें हैं, समझ आ गई तो मजा आ जाएगा एकदम, है ना। सुन क्या बोला गया, बोला गया क्वेश्चन की फॉर्म में कराता हूं, देख सुनो से, है ना। एक मैं कराऊंगा, एक तुझसे होमवर्क में देके जाऊंगा, और करके नीचे कमेंट में बताना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सुन, मैंने बोला कि मान ले बेटा ये एक प्रिज्म है, बच्चा बोला ठीक है सर, मान लिया, अब आप कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, क्या करें, है ना। मैंने बोला कि मान ले इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना वो ए है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है, ठीक है। इसका जो क्रिटिकल एंगल है ना वो सी है, मैं दे रहा हूं आपको कि इसका सी जो है ना, इसका क्या है, क्रिटिकल एंगल है। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, क्रिटिकल एंगल है, इसका क्रिटिकल एंगल मैंने बोल दिया, ठीक है बहुत बढ़िया, है ना। बोला मान लो एयर में रखा है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना। सवाल सुनो, सवाल क्या बोला, सवाल बोला कि फाइंड आउट, सवाल क्या बोला, फाइंड आउट द रिलेशन, क्या बोला, फाइंड आउट द रिलेशन between A and C, between A and C such that no ray, such that no ray emerges out, such that no ray emerges out of the prism, such that no ray emerges out of the prism। मतलब कोई भी रे भाई साहब बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी एंगल पर आकर इसके ऊपर स्ट्राइक करे, सब अंदर ही फंस जाए, कोई भी रे बाहर ना निकले, मतलब सबका क्या हो जाए, TIR हो जाए, है ना। याद कर वीडियो को पहला सवाल जैसा कराया था ना, बिल्कुल उसी हिसाब से प्रोसीड करना है, बिल्कुल आसान सवाल है। मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को स्टॉप कर खुद से करने का ट्राई कर, क्योंकि अगला सवाल तुझे ही करना है ना। चलो करा तुमने, सोचा एक बार अच्छे से सोचा है, देखो सुनो मैं कराता हूं, देखो कैसे प्रोसीड करना है, सुनना जरा ध्यान से। तो क्या बोला मैंने कहा चल मान ले कोई भी रे मान लो ऐसे आकर स्ट्राइक करी, है ना, कोई भी रे मान लो ऐसे आकर स्ट्राइक करी होगी किसी एंगल आई पर, है ना, ऐसे निकल गई होगी, ये कोई R1 होगा और यहां पर ये जो एंगल रहा होगा वो R2 रहा होगा, है ना। अब हर एक इंसिडेंट एंगल के लिए R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग रही होगी, रही होगी यार, हना बोल यार भाई, आई को चेंज करोगे तो R1 भी चेंज होगा तो R2 भी चेंज होगा, नॉर्मल बात है। और इनके बीच में रिलेशन मुझे पता ही है, क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। सोच R2 क्या मिला, R2 मिला A माइनस R1, है ना। जैसे जैसे R1 बढ़ेगा वैसे वैसे R2 घटेगा, और जैसे जैसे R1 घटेगा वैसे वैसे R2 बढ़ेगा, नॉर्मल बात है, सामने रिलेशन से समझ आ रहा है मुझे। बच्चा बोले ठीक है सर, इतनी बात सर आपकी मान ली, अब आगे की बात करता हूं, देख ध्यान सुन, पूरा ध्यान से एकदम पूरा फोकस करके सुनना है, देख सुन, तो ध्यान से देखना। तो हर एक रे को मुझे अंदर ही अटकाना है ना, हर एक रे को मुझे अंदर ही अटकाना है। तो सोच के देख, जो रे सबसे कम R2 बना रही हो, ऐसी रे जिसके लिए R2 की वैल्यू सबसे कम हो, उसे अटकाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो तो भाई साहब बाहर निकले ही निकले, क्योंकि R2 बहुत कम है कि नहीं यार। तो जो रे जिसके लिए R2 की वैल्यू सबसे कम होगी उसे अटकाना सबसे मुश्किल होगा,
तो अगर मैं उसे ही अटका दूं तो क्या बाकी सब अपने आप अटक जाएंगी? हाँ, क्योंकि उन सब का तो R2 से ज्यादा ही होगा। बोल मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई कोई रे तब अटकती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। इसका मतलब कि जो R2 है ना, R2 की जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, अगर वो भी अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो बाकी सारे R2 तो पक्का क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होंगे, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होंगे तो पक्का सारे के सारे अटक जाएंगे। बोल मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बेसिकली R2 की मिनिमम वैल्यू, तो अगर R2 की आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको R1 को मैक्सिमम करना पड़ेगा। बोला हाँ सर ठीक है, ये बात समझ आई है ना। अगर R1 की मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको R1 को मैक्सिमम करना पड़ेगा, है ना, और R2 की मिनिमम वैल्यू को भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा। और इसका क्रिटिकल एंगल आपको C दे रखा है, और ये C वैसे है क्या? ये है साइन इनवर्स NC/NV, छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1/n है ना, ये है आपका क्रिटिकल एंगल। बोला सर ठीक है कोई बात नहीं। अब ध्यान से देख, तो अगर R1 की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, अगर R1 की वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो I को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, और I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई साहब? 90 डिग्री हो सकती है। अरे क्या हो सकती है? 90 डिग्री हो सकती है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R1 आएगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो स्नेल्स लॉ लगा के निकाल लें R1। देखो सुनो, स्नेल्स लॉ सरफेस पर लगाओ, यहां पर लगाओ, N1 sin I इज इक्वल टू N2 और sin R, है ना। N1 तो है हवा, और sin 91 हो गया तो 1 ही हो गया, और N2 है N और sin R, है ना। इस समय जो R आ रहा है R1, है ना, वो R1 की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इस समय जो आ रही है वो R1 की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, याद रखना, है ना। तो R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई 1/n और इसका साइन इनवर्स, है ना। तो क्या आया? साइन इनवर्स 1/n। हो, ये तो क्रिटिकल एंगल ही है, और ये तो क्रिटिकल एंगल ही है। इसका मतलब कि R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्रिटिकल एंगल ही हो सकती है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है भाई साहब? क्रिटिकल एंगल ही हो सकती है। ध्यान से देख, इसे यहां पर पुट करो एक बार जरा, देख सुन। तो अगर मैं इसे यहां पर पुट करूं, बेसिकली R2 मिनिमम कितना होगा? वो हो जाएगा A माइनस R1 मैक्सिमम, मतलब के C, है ना। और मैंने क्या बोला कि R2 मिनिमम को थीटा C क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना है। इसका मतलब कि A माइनस C को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना है, और क्रिटिकल एंगल क्या है? C ही तो है। अरे क्रिटिकल एंगल क्या है? C ही तो है। तो अगर A माइनस C को C से बड़ा होना है, दैट मीन्स A को 2C से बड़ा होना है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? ये तो सवाल निकालना था, ये तो प्रूव करना था कि भैया A और C में वो रिलेशन बताओ जिसके लिए हर एक रे भाई साहब अंदर ही अटक जाए, कोई भी रे बाहर ना जाए। तो मैंने R2 की सबसे मिनिमम वैल्यू पकड़ के उसको अटका दिया, तो बाकी सब तो अपने आप अटक गई, और ये रिलेशन आ गया, है ना। एक और सवाल जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, है ना, सुनो। क्या बोला? मैंने बोला सवाल नीचे कमेंट करके मुझे बताना, फाइंड आउट द रिलेशन, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन A and C such that no ray shows TIR, such that no ray shows TIR, कि किसी भी रे का TIR ना हो, कि किसी भी रे का TIR ना हो। बिल्कुल आसान सवाल है, एक बार ट्राई करोगे हो जाएगा तुमसे, और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब डिस्पर्शन वाला पार्ट थोड़ा सा और बचता है, जिसमें प्रिज्म हल्का सा इन्वॉल्व होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की थोड़ी मोड़ी बातें मैं करूंगा, है ना। डिस्पर्सिव पावर की हम लोग बातें करेंगे, मीन डेविएशन की बातें करेंगे, और फिर हमारा ये वाला सेगमेंट प्रिज्म वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और फिर मैं आप लोगों को ले चलूंगा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की तरफ। फिर हम लोग लेंस वेंस पढ़ेंगे, मजा आएगा सारा का सारा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे, है ना। फिर बाद में अपन कटिंग पढ़ेंगे लेंस की, है ना, उसकी सिल्वरिंग पढ़ेंगे, है ना, कटिंग ऑफ मिरर पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हमारा रे ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा, और हम लोग बढ़ चलेंगे वेव ऑप्टिक्स की तरफ, है ना। तो बहुत बढ़िया ढंग से हमारा सिलेबस अभी तक चल रहा है ना। कोशिश करेंगे वैलेंटाइन उसे पूरा करेंगे, है ना। और तुम लोगों को क्या करना है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करना है, ताकि भाई साहब जो अच्छे बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उन तक ये कंटेंट पहुंच पाए बेटा, है ना। ये जो कंटेंट है बहुत बच्चे इसकी आस में बैठे हुए, तुम्हें पता भी नहीं है
इस कंटेंट की, इस ऑर्डर में लगा हुआ इस कंटेंट की भाई साहब बहुत बच्चे आस में बैठे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं चीजें, और पहुंचाएगा कौन? आप लोग पहुंचाओगे। मेरा काम सिर्फ उसे डिलीवर करना था, मैंने डिलीवर कर दिया भाई साहब, अब आगे का काम आप लोगों का है। देखते हैं कौन अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा।